नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन अग्रवाल। हम यहाँ पे भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे और हमने प्रकाशिकी वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। आज हम लेकर आए इसी में आगे अपवर्तनांक। अभी तक हमने प्रकाश का परावर्तन और गोलीय दर्पण हमने सारा पढ़ लिया है। आज शुरू करते हैं अपवर्तनांक। तो दोस्तों देखिए, हमने अभी तक क्या पढ़ा है? अभी तक हमने ये पढ़ा है कि ये कोई पृष्ठ है, इस पर कोई किरण आ रही है, तो ये किरण वापस उसी माध्यम में चली जाएगी, तो उसको तो बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। लेकिन यदि किरण वो दूसरे माध्यम में, इसको माध्यम में एक ले लेते हैं, इसको माध्यम दो ले लेते हैं, दूसरे माध्यम में आती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये हम आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ एक परिभाषाएं हैं, जैसे माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया, वो काम आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं माध्यम क्या होता है। तो कोई भी प्रकाश, कोई भी पारदर्शी पदार्थ जिसमें प्रकाश चलता है माध्यम कहलाता है। जैसे हवा, कांच, पानी, केरोसिन। तो हवा हो गया, कांच हो गया, पानी हो गया, केरोसिन हो गया, ये सारे पारदर्शी पदार्थ हैं जिसमें प्रकाश चलता है। प्रकाश इनमें से निकलकर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो इसको बोलते हैं हम पारदर्शी माध्यम। विरल माध्यम, जिसमें माध्यम के कण क्या हो, दूर दूर होते हों, माध्यम के कण दूर दूर होते हों, और माध्यम के कण दूर दूर होने के कारण इसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है, उसको हम विरल माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम, सघन शब्द ही बता रहा है, सघन यानी घना, तो जिसमें प्रकाश की ये कण आएगा दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो जिसमें कण क्या वो पास पास होते हों और प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसको हम सघन माध्यम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जल और वायु में जल के कण क्या होते हैं, वायु की तुलना में पास पास होते हैं, तो जल सघन माध्यम है, और वायु क्या है, विरल माध्यम, किसकी तुलना में, जल के माध्यम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब विरल माध्यम है और सघन माध्यम है। तो विरल माध्यम से जो किरण है वो किस में आ रही है, सघन माध्यम में आ रही है। तो ये किरण है, ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, और ये जो लाइन है ये क्या है, हमारा अभिलंब, इसको एन से हम दिखा सकते हैं, अभिलंब बोलते हैं इसको। तो जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो उसका सघन माध्यम में वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं, तो और वेग कम होने पर वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये देखिए डॉट डॉट लाइन ये बता रही है कि इस किरण को जो है वो डॉट डॉट ये बता रही है कि इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये सघन माध्यम होने के कारण ये किधर मुड़ गई, इधर थोड़ी सी मुड़ गई, अभिलंब की ओर। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो किरण जो है वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, वेग में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसका उल्टा हम देखते हैं कि किरण जब सघन माध्यम से किस में आए, विरल माध्यम में, तो ये किरण है सघन माध्यम से किस में आ रही है, विरल माध्यम में आ रही है। और ये देखें तो इसको डॉट डॉट वाली लाइन ये बता रही कि जानी तो ये सीधी चाहिए थी, लेकिन सघन माध्यम से विरल माध्यम में आने पर ये किधर चली गई, अभिलंब से दूर चली गई, वेग इसका क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पे खेल कौन खेल रहा है, माध्यम खेल रहा है। ये माध्यम क्या कर रहा है, खेल खेल रहा है। अगर विरल से सघन आ रही है तो वेग कम कर रहा है, सघन से विरल जा रही है तो वेग क्या कर रहा है, ज्यादा कर रहा है। माध्यम के इसी गुण को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। इसी से इन्हीं गुण को हम अपवर्तनांक के द्वारा परिभाषित करते हैं। तो परिभाषा यह है, यह अपवर्तनांक यह बताता है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति व दिशा में कितना परिवर्तन हो रहा है। कोई भी पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में आ रहा है तो उसकी गति और दिशा में कितना परिवर्तन हो रहा है। और अभी हमने देखा कि ये माध्यम पर निर्भर करता है, तो ये माध्यम का ही गुण है। अपवर्तनांक जो है अदिश और विमाहीन राशि है। विमाहीन और अदिश के अभी हम देखेंगे। अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। सबसे पहले पढ़ते हैं हम निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है दोस्तों, ये तो होगी पृथककारी पृष्ठ जो कि माध्यम 1 को माध्यम 2 से अलग करेगी। इसमें से किरण ये आ रही है, यहाँ पर माध्यम 1 हमने क्या लिया है, निर्वात लिया है। माध्यम 1 निर्वात लिया और माध्यम 2 कोई सा भी दूसरा माध्यम हो सकता है। दोस्तों मैंने क्या लॉकडाउन के पहले ही पेन आता है वो ऑर्डर किया था, लेकिन अभी तक आया नहीं, इस वजह से अंगुली से काम चलाना पड़ रहा है, इसलिए साफ राइटिंग नहीं है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो जब निर्वात से किरण किस में आए, माध्यम 2 में आए, तो माध्यम 2 क्या करेगा, या तो उसको अभिलंब की ओर मोड़ेगा या उसको अभिलंब से दूर ले जाएगा। ये माध्यम 2 का काम है।
तो निरपेक्ष अपवर्तनांक भी हम ये बताएंगे कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष। तो अगर निर्वात आएगा तो उसको बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो जब प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में गमन करता है तो माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा भाई, पहले निर्वात आ रहा है तो निर्वात में प्रकाश की चाल, और फिर माध्यम आ रहा है तो माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल। अब ऊपर भी देखो चाल आ रहा है, नीचे भी चाल आ रहा है, और चाल अगर ऊपर की बात करें तो चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, नीचे भी होता है मीटर प्रति, चाल आ रही है तो मीटर प्रति सेकंड, ये कट जाएगा तो इकाई बचेगा, एक बचेगा, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, अपवर्तनांक की कोई भी विमा नहीं होती है। अपवर्तनांक को n से भी प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे हमने म्यू से प्रदर्शित किया है। निर्वात में प्रकाश की चाल को c से दिखाया है, माध्यम में प्रकाश की चाल को v से दिखाया है। तो ये तो है निरपेक्ष अपवर्तनांक। फिर है सापेक्ष अपवर्तनांक। तो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है दोस्तों, ये हो गई हमारी पृथककारी पृष्ठ, ये हो गया माध्यम 1 और ये हो गया माध्यम 2। किरण जो है वो माध्यम 1 से किस में आ रही है, माध्यम 2 में आ रही है। अब माध्यम 2 क्या करेगा, अगर वो सघन होगा 1 के सापेक्ष तो अभिलंब की ओर मोड़ देगा, अगर वो विरल होगा 1 के सापेक्ष तो अभिलंब से दूर ले जाएगा। तो सारा खेल खेलेगा कौन, माध्यम 2 खेलेगा। तो अपवर्तनांक भी किसका बताएंगे, माध्यम 2 का, किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष। हमने फिजिक्स में 11th में भी पढ़ा है कि फिजिक्स में हम हमेशा किसी ना किसी का संदर्भ लेके बात करते हैं। उस टाइम में भी हमने उदाहरण देखे हैं कि जैसे बस स्टैंड में अब खड़े हैं और बस आ रही है, तो हम तो बोलेंगे बस आ रही है, तो हमारा संदर्भ क्या है, हम खड़े हैं और हमारे संदर्भ में बस आ रही है, लेकिन बस के अंदर कोई बैठा है तो वो क्या बोलेगा, बस स्टैंड आ गया, है ना। तो संदर्भ हम लेते हैं, तो वही हम माध्यम 2 का अपवर्तनांक लेंगे किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष। तो इसकी परिभाषा ये हो जाएगी, जब प्रकाश माध्यम 1 से माध्यम 2 में गमन करता है तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, क्योंकि यहाँ पे खेल कौन खेलेगा, माध्यम 2 खेलेगा, तो उसको सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसी का अगर हम उल्टा हम ऐसे देखें, ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, इस बार किरण जो है वो माध्यम 2 से जा रही है और किस में जा रही है, माध्यम 1 में, तो माध्यम 1 क्या करेगा, इसको मोड़ेगा किसके सापेक्ष, माध्यम 2 के सापेक्ष। तब हम बोलेंगे माध्यम 1 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, माध्यम 2 के सापेक्ष। लेकिन अभी क्या हो रहा है, 1 से 2 में जा रही है, तो सीधा सीधा है 2 में जा रही है तो 2 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, जिससे आ रही है उसके सापेक्ष। सूत्र हम देखते हैं, तो सूत्र में यह है μ2 1। तो देखिए दोस्तों, ये तो हो गई पहले मैं बता दूं, यहाँ पे 1 नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा 2 और इस 2 की जगह आएगा 1, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो ये हो गई हमारी पृथककारी पृष्ठ, और ये हो गया हमारी किरण आ रही है माध्यम 1 से माध्यम 2 में, और ये माध्यम 2 में इधर हमारी किरण जा रही है। तो सारा का सारा खेल कौन खेल रहा है, माध्यम 2 खेल रहा है। माध्यम 2 अगर सघन है तो इसको अभिलंब की ओर लाएगा, माध्यम 2 अगर विरल है तो अभिलंब से दूर ले जाएगा। तो इसका सूत्र हो जाएगा माध्यम 2 का अपवर्तनांक बट्टा माध्यम 1 का अपवर्तनांक। रटने के नजरिए से ऐसा भी लिख सकते हो कि जिसमें आ रही है वो ऊपर आएगा और जिससे आ रही है वो नीचे आएगा, जिसमें आ रही है वो ऊपर आएगा, जिससे आ रही है वो नीचे आएगा। और देखिए दोस्तों, इसको हम ऐसे दिखाएंगे कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष। तो 1 से किस में आ रही है, 2 में, तो जिससे आ रही है उसको पहले लिख दिया और जिसमें आ रही है उसको बाद में लिख दिया। साथ में जिसमें आ रही है यानी जिसका अपवर्तनांक हमें बताना है उसको हम पहले लिख देंगे, तो 2 में आ रही है तो पहले और फिर 1, 2 में आ रही है, किधर से आ रही है, 1 में, तो 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, जिसका अपवर्तनांक बताएंगे उसको पहले लिखेंगे और जिससे सापेक्ष में बताएंगे उसको बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर माध्यम 2 का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, μ2, और माध्यम 1 का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, μ1। तो μ2 बट्टा μ1। और हमने अभी निरपेक्ष में पढ़ा था म्यू बराबर क्या होता है, c बट्टा v। तो c तो निर्वात में चाल होती है, तो c μ2 की जगह क्या लिख देंगे, μ2 की जगह लिख देंगे c अपॉन v2,
और म्यू1 की जगह क्या लिख देंगे C/V1। तो C1 से C1 कट जाएगा और ये देखिए ऐसा हो गया 1/V2 और 1/V1। तो V1 जाएगा ऊपर और V2 आ जाएगा नीचे। तो हमारा जो सूत्र है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, μ1 से μ2 दो का अपवर्तनांक एक के सापेक्ष μ2/μ1 और V1/V2। ये सूत्र हमें याद रखना है। और दो देखिए दोस्तों, V बराबर F बराबर होता है, आवर्ती बराबर होता है C/λ। लेमडा क्या तरंग दैर्ध्य, C क्या होता है प्रकाश की चाल, F क्या होता है आवर्ती। तो F बराबर C/λ होता है। तो C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा लेमडा, इससे गुणा हो जाएगा तो F लेमडा। ये तो जाएगा निर्वात के लिए। और अगर हम वैसे माध्यम के लिए लिखेंगे तो V1 बराबर हो जाएगा आवर्ती नियत रहेगी λ1, V2 बराबर हो जाएगा आवर्ती नियत रहेगी और λ2। तो V1 की जगह F1 λ1, V2 की जगह F2 λ2। तो ये तो μ1 V1 की जगह लिखेंगे F, यहाँ पे हम लिख देते हैं F λ1 और V2 की जगह F λ2। तो F से F कट जाएगा तो एक और सूत्र आ जाएगा λ1/λ2। तो तीन सूत्र हो गए, μ2/μ1, V1/V2 और λ1/λ2। और देखिए दोस्तों, अगर μ2 ग्रेटर देन होगा μ1 के, μ2 का मान ज़्यादा होगा μ1 से, तो इधर V1 ज़्यादा होगा V2 से। अगर ये ज़्यादा है, μ2 ज़्यादा है तो V1 ज़्यादा होगा, यानी μ2 यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा है किसकी तुलना में, एक की तुलना में। तो पहले वाले का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, वेग ज़्यादा होगा दूसरे माध्यम की तुलना में। मैं इसको और साफ लिखता हूँ, μ2 अगर ग्रेटर देन होगा μ1 से तो V1 ग्रेटर देन होगा V2 से। यानी μ2 अंश वाली राशि इधर ज़्यादा है तो इधर भी क्या होगी, अंश वाली राशि ज़्यादा होगी। हर वाली राशि इधर कम है तो इधर भी हर वाली राशि कम होगी। तो μ2 इज ग्रेटर देन μ1, तो V1 इज ग्रेटर देन V2। μ2 अपवर्तनांक है दूसरे माध्यम का और μ1 अपवर्तनांक है पहले माध्यम का। V1 प्रकाश का वेग है पहले माध्यम में और V2 प्रकाश का वेग है दूसरे माध्यम में। और अगर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो रहा है ज़्यादा, तो पहले वाले माध्यम का वेग क्या हो रहा है कम, और पहले वाले माध्यम का वेग क्या हो रहा है ज़्यादा और दूसरे वाले माध्यम का वेग क्या हो रहा है कम। तो ये भी चीज़ आप नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक। तो एक तो माध्यम की प्रकृति, माध्यम कैसा है, सघन माध्यम है या विरल माध्यम है, वो अपवर्तनांक को प्रभावित करते हैं। माध्यम के ताप पर निर्भर करता है। अगर कोई भी माध्यम है, अगर उसका तापमान हम बढ़ाएंगे तो माध्यम के कण क्या हो जाते हैं, दूर दूर फैल जाते हैं। दूर दूर फैल जाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, विरल की तरह व्यवहार करेगा, तो उसका अपवर्तनांक भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो माध्यम के ताप पर निर्भर करता है अपवर्तनांक। प्रकाश के रंग या तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। और नोट डाल के ये प्रश्न आता है कि अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है लेकिन तरंग दैर्ध्य परिवर्तित होती है। अभी हमने देखा है F बराबर होता है C/λ, C बराबर हो जाएगा F लेमडा। तो किसी माध्यम के लिए लिखेंगे तो V बराबर F लेमडा। और देखिए ये अगर वेग कम ज़्यादा होता है तो आवर्ती तो उसकी नियत रहेगी लेकिन तरंग दैर्ध्य क्या हो जाती है, कम ज़्यादा हो जाएगी। ये हम 12वें चैप्टर में एक टॉपिक हम पढ़ेंगे तरंगाग्र, उसमें हम देखेंगे कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आते हैं किरण तो उसकी वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाती है, अगर सघन में आती है तो कम हो जाती है, विरल में आती है तो तरंग दैर्ध्य चौड़ी हो जाती है। इस कारण उसके वेग में कम ज़्यादा होता है लेकिन आवर्ती यानी रंग में उसके कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये नोट करके लिख लेना, ये पूछा जाता है परीक्षा के अंदर। तो दोस्तों जैसा भी मेरे पास सामान या इक्विपमेंट उपलब्ध है मैं उससे पूरी कोशिश कर रहा हूँ।
अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप हमें मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।